नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 11 पार्ट नहीं देखे हैं इन क्लासेस के, तो आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एवं बहुत ही जो बेहतरीन प्रश्न बन सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। साथियों, बात करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है निम्न में से 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो संख्या 3 दे रखी है, इनमें इसके विपरीत क्या रहने वाला है। इसके अतिरिक्त हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है माताएं, महिलाएं और इंजीनियर, इनके बीच सही आरेख क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी क्लासेस हों दोस्तों, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही शानदार है। बोला गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला दे रखी है, जिसमें दिया है 63, इसके बाद में है 64, इसके बाद में है प्यारे दोस्तों 66, आगे है 69, और आगे देखोगे तो लिखा है 73। कितना लिखा है? 69, और इसके बाद लिखा है 73, और अगला पद बताना है। तो गौर से देखिए, पहली बार में देखोगे 1 जुड़ा है, दूसरी बार में देखोगे तो 2 जुड़ा है, और तीसरी बार में देखोगे तो सर 3 जुड़ा है। अगर हम आगे चौथी बार में देखेंगे तो 4 जुड़ा है, और अगली बार जब हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या प्राप्त करेंगे तो 1 2 3 4, अगली बार में 5 जुड़ जाएगा। इस प्रकार से संख्या आएगी 73 5 78। क्या आएगी प्यारे दोस्तों? 73 5 78 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 आपके इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। क्या हो जाएगा साथियों? बहुत ही आसान क्वेश्चन था आज का पहला क्वेश्चन। इसी के साथ हम चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से दिया है। प्रश्न में साथियों आपसे बोला है, एक निश्चित कोड भाषा में शॉप को अगर ये लिखा जाता है, स्पॉट को अगर ये लिखा जाता है, तो प्यारे दोस्तों उसी कोड भाषा में यहाँ पे लिख लीजिए ए को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसी कोड भाषा में ए को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो जहाँ पे शॉप लिखा है उसको एज इट इज़ लिख दो। एज इट इज़ लिख दो, SO, उसके बाद में ए और आगे P। शॉप को लिखा जा रहा है प्यारे दोस्तों 46, इसके बाद में 29, 46 29 लिखा जा रहा है। लेकिन जब साथ में आपको लेटर दिया है स्पॉट, क्या दिया है? शब्द दिया है स्पॉट, इसको लिखा जा रहा है सर 98। 98 के बाद में क्या है? 24। 98 के बाद में 24। लेकिन कोडिंग हमें बतानी है कि ए का कोड क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो कॉमन मिल रहे हैं। जैसे हमने कहा सर एस मिल रहा है, पी मिल रहा है, और इसके बाद में ओ मिल रहा है। एस मिल रहा है, पी मिल रहा है, ओ मिल रहा है। ठीक है, तो जब इनके ऊपर लेटर कॉमन मिल रहे हैं तो नीचे संख्याएं भी कॉमन मिलेंगी, जो नंबर होंगे वो कॉमन होंगे। जैसे 4 मिला तो 4 मिला, सर 2 मिला है, 2 भी मिला है। क्या 8 मिला है? सर 8 नहीं मिला, लेकिन हमें 9 मिल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर आपके लिए लेटर बच रहा है ऊपर ए, और इसकी कोडिंग जो बच रही है वो 6 है। तो ए के लिए तो कोडिंग 6 बच रही है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले में देखोगे तो लेटर बच रहा है टी, और कोडिंग बच रही है 8। तो टी के लिए जो कोडिंग है वो 8 है। क्या है? टी के लिए 8 है, ए के लिए 6 है। आप यहाँ पे कह सकते हो, आपसे ए के बारे में पूछा है, 6 इसका एकदम सही उत्तर है, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। कहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों? विकल्प नंबर 4 में है, ये इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर कुछ लेटर दिए गए हैं। बोला है TMBF को ATIM लिखा जाता है, उसी प्रकार GLGP को लिखा जाता है JSNW। तो हमें क्वाड का कोड बताना है, किसका? क्वाड का। तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है? T है, उसके बाद M है, इसके बाद में B है, और इसके बाद में F है। तो पहली जो कोडिंग है TMBF की, इसको लिखा गया है A। आगे देखोगे तो T प्यारे दोस्तों, और आगे देखोगे अगर आप लोग तो यहाँ पे है I,
और आगे देखने जाओगे तो यहाँ पे है m। अब देखिए इनको हम देख सकते हैं स्थानीय मान के माध्यम से। जैसे हमने कहा ये तो 20 पर होता है सर, m 13 पर होता है, b 2 पर होता है, f 6 पर होता है। अब नीचे देखोगे ये 1 पर होता है, ये आपका 20 पर होता है। i को देखोगे ये कितने पर होता है, तो आप कहोगे 9 पर, m 13 पर। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से देख लें एक बार गौर से, तो देखो यहाँ पे 7 जोड़ा है, 13 7 20, और 2 7 जोड़ोगे 9, और 6 में 7 जोड़ोगे तो 13, यानी हर बार में 7 जुड़ रहा है। क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों, हर बार में 7 जुड़ रहा है यहाँ पे। अब इसी प्रकार से आगे और कोडिंग दी गई है, उसको देख लेते हैं। आगे कौन सी कोडिंग है, आगे कोडिंग आपको दी गई है सी की, एल की, जी की और पी की। इसकी कोडिंग क्या है, सी एल जी पी की दे रखी है जे, इसके बाद में एस, इसके बाद में एन, और इसके बाद में डब्ल्यू। अब वही लेटर सेम टू सेम यहाँ भी चल रहे हैं। कैसे सर, सी 3 पर होता है, एल 12 पर होता है, जी 7 पर होता है, पी 16 पर होता है। अब 3 में 7 जोड़ोगे तो 10 आएगा, 12 में 7 जोड़ोगे 19 आएगा, इसके बाद में 7 में 7 जोड़ोगे तो 14 आएगा, और 16 में 7 जोड़ोगे तो 23 आएगा। मतलब यहाँ भी हर बार में क्या हो रहा है, हर बार में 7 जुड़ रहा है। तो इसी लॉजिक के आधार पर, इसी लॉजिक के आधार को फॉलो करते हुए हम लोग कोडिंग बता देंगे क्वेड की। किसकी, QEAD की, क्वेड की कोडिंग बता देंगे। तो चलिए देखते हैं। क्यू कितने पर होता है, सबसे पहले देख लो सर, 17 पर होता है। जो क्यू होता है मेरे प्यारे भैया 17 पर होता है। 17 में 7 जोड़ोगे आता है 24। क्या आता है, 24। 24 पर जो लेटर होता है वो एक्स होता है, शुरुआत एक्स से होगी। इसके बाद ई को देखिए, ये 5 पर होता है, 7 जोड़ोगे तो आएगा हमारा 12, और 12 पर लेटर आता है एल। ए होता है 1 पर, 7 जोड़ोगे आएगा प्यारे दोस्तों 8। क्या आएगा, 8, और 8 पर लेटर एच होता है, और डी होता है 4 पर, अगर इसमें 7 जोड़ोगे तो आएगा 11, और 11 पर लेटर के होता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा XLH के। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, XLH के। कहाँ पर है, XLH के आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आप कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर 3। तो आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे हर बार में क्या हो रहा था भैया, 7 जुड़ रहा था। क्या जुड़ रहा था, हर बार में मेरे भाई 7 जुड़ रहा था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में बोला गया है, आप लोगों के सामने है। सबसे पहले बोला है ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण में दे रखा है 17, सी का अर्थ जो था वो जोड़ था तो हम जोड़ लिख देंगे 69, ए का अर्थ भाग था तो भाग लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, भाग लिख देंगे। किससे, 3 से। इसके बाद डी का अर्थ क्या था, डी का अर्थ आप अगर देखें तो लास्ट में माइनस दे रखा था, हम 22 लिख देंगे। और बी का अर्थ गुणा था तो 1 हो जाएगा, बराबर में ज्ञात करना है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, हमने कई बार आपको बताया है मेरे प्यारे साथियों, हम यहाँ पर लगाते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले डिवाइड से शुरू करेंगे तो 23 दिया होता है 69, यहाँ पे आगे आपका 17 है, माइनस करेंगे तो 22 से कम 22 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए पहले ऐड आया है, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऐड 23 17 जोड़ोगे 40, और सब्ट्रैक्ट करोगे 22। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे साथियों 18। क्या होगा भैया, 18 होगा। 18 कहाँ पे है सर, विकल्प नंबर 2 में है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप कह सकते हो कि प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या है, 18 है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए समीकरण का, गणितीय समीकरण से क्वेश्चन आता है तो बोर्ड मास लगाना अनिवार्य है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। अब अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोला है, यदि शब्द डायलेक्ट के सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। एक बहुत ही प्यारा सा लेटर आपको दे रखा है, डायलेक्ट। क्या दे रखा है, DIALE, उसके बाद में C और T। तो ठीक है मेरे भैया, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये 4 पर है, यहाँ पे ये 9 पर है, A 1 पर है, L 12 पर है, E 5 पर है, और C कितने पर है, तो आप कहोगे 3 पर है, और T कितने पर है सर, 20 पर है। अब देखिए इसको लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसको लिखने के लिए इसको करना है सबसे पहले वर्णानुक्रम में। तो वर्णानुक्रम में सबसे छोटा लेटर कौन सा है बताओ भैया, तो आप कहोगे 1। 1 मतलब ए पहले आएगा। इसके बाद में क्या है, 3 है तो सी आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, 1 3 5, 5 है तो ई आ जाएगा। और इसके बाद में क्या है, 5 के बाद, ओहो 5 के पहले तो 4 भी तो दे रखा है मेरे भैया, 4 भी तो दे रखा है। उसके बाद 5 आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 1 3 4 5, इसके बाद में आएगा भैया 9। क्या आएगा, 9, और 9 पर कौन है, आई है तो आई आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, 12, 12 पर क्या है, एल है, एल आ जाएगा। इसके बाद में क्या है, टी है, 20 है तो टी 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 रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए कौन कौन से लेटर बदल गए, तो देखो डी बदल गया ए से, आई बदल गया सी से, ए बदल गया डी से, और एल बदला ई से, ई बदला आई से, और सी बदला एल से। लेकिन ये जो टी दे रखा है, ये जो अपना टी दे रखा है, ये नहीं बदला। कौन नहीं बदला,
सब बदल गए लेकिन टी नहीं बदला, टी अपने स्थान पर यथावत बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम मेरे प्यारे साथियों कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा लेटर है टी जिसको अगर लेटर के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। इस बात को याद रखेंगे। डायलेक्ट को अगर हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं तो किसका स्थान नहीं बदला, टी का नहीं बदला। इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये कोडिंग ब्लड रिलेशन से है। कोडिंग ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर इसको आप अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे भी, ठीक है। यहाँ पे आपको व्यंजक दिया गया है, उससे पहले कुछ 4 संकेत कुल मिलाकर के आपको दिए गए हैं। इन संकेतों के आधार पर इस व्यंजक को सॉल्व करना है। कैसे? सबसे पहले a प्लस बी है, ए में a प्लस बी मतलब a आगे b पीछे, तो आगे वाला a पीछे वाले b की बेटी है। उसके बाद a माइनस बी, आगे वाला a पीछे वाले b की पत्नी है। a क्रॉस b, आगे वाला a पीछे वाले b का भाई है। a डिवाइड b में आगे वाला a पीछे वाले b का पिता है। तो इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला हमें दे रखा है यहाँ पर p प्लस क्यू के बारे में। तो p प्लस क्यू का मतलब क्या है? आगे वाली पीछे वाले की बेटी है। तो आगे कौन है? तो आप कह सकते हो मेरे भैया p है, और ये आगे बेटी है किसकी? पीछे वाले। पीछे कौन है? पीछे कौन है? तो आप कहोगे सर q है। पीछे कौन है? q है, इसकी बेटी है। अब इसके बाद क्रॉस दे रखा है। क्रॉस का मतलब क्या था सर? क्रॉस का मतलब था आगे वाला पीछे वाले का भाई है। तो आगे वाला q ये भाई है किसका? आप याद रखोगे ये आगे वाला q भाई है किसका? तो याद रखेंगे r का। अब माइनस आया है। सर माइनस का जो मतलब था वो था आगे वाली पीछे वाले की पत्नी है। तो आगे वाली पीछे वाले की पत्नी मतलब आगे वाली r, पीछे वाले किसकी? पीछे वाले s की पत्नी है। याद रखेंगे s पति हो जाएगा, इनकी शादी हो गई। इसके बाद आया है डिवाइड। डिवाइड का मेरे भैया मतलब था आगे वाला पीछे वाले का पिता है। तो आगे वाला जो s है ये पीछे वाले t का पिता है। किसका है? पीछे वाले t का पिता है। इस बात को याद रखेंगे अच्छे से, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके क्वेश्चन सामने आए। हमें जेंडर किन के पता चले? पी का पता चला, क्यू का, आर का, एस का, लेकिन टी का नहीं चला। अब प्रश्न में बोला है प्यारे दोस्तों टी एस का बेटा है। देखो टी एस का बेटा है, क्या कहीं दे रखा है? भाई टी बेटा, तो इसका जेंडर ही पता नहीं है, तो ये तो गलत है। और इसमें तो यार आंसर भी लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सही है, ठीक है। ये भी दूसरा देखते हैं, दूसरा हम समझाते हैं। तो ये बोला है क्यू एस का भाई है। क्या क्यू एस का भाई है? आप कहोगे एस का भाई नहीं है, एस की पत्नी और पत्नी का भैया। पत्नी का भैया मेरे भाई साला होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत। ये तो साला है, उसने भाई बता दिया। अब बोल रहा है पी टी की बहन है। क्या पी जो है वो टी की बहन है? आप कह सकते हो क्या? ऐसे कह सकते हो पी टी की बहन है। आप कह तो सकते हो, लेकिन सगी बहन नहीं है मेरे भैया, सगी बहन नहीं है। बहन तो बन सकती है, ये टी इसको बोलेगा पिता, और यहाँ पे इसकी ये हो जाएंगी बुआ जी, और बुआ की लड़की बहन तो होती है, लेकिन सगी बहन के बारे में पूछ रहा है वो तो सवाल। बुआ की बोलता तो कज़न सिस्टर बोलता, या फिर बोलता फुफेरी बहन, ऐसा बोलता, लेकिन उसने बोला पीटी की बहन। एग्जैक्टली बहन नहीं बन रही है, तो गलत है। अब प्रश्न में बोला है पी टी की माँ के भाई की बेटी है। बिल्कुल सही है। पी जो पी है वो टी की माँ कौन है? टी की माँ मेरे भैया आर है, टी की माँ आर है, आर का भाई क्यू है, उसकी बेटी है पी। इस प्रकार से आप कह सकते हो। यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, जिसमें आपका टिक भी लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से समान है और एक इस प्रकार का एक जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, चलिए इसमें कितने समान हैं? आप कहोगे सर इसमें 3 समान है, एक असमान है। कैसे करते हैं? कई बार बताया, हर क्लास में एक क्वेश्चन लेकर के आते हैं कि हम सर इसको स्थानीय मान से करते हैं। जैसे हमने कहा ओ 15 पर होता है, एम सर 13 पर होता है, और जे जो होता है वो कितने पर? आप कहोगे 10 पर होता है। आर कितने पर? 18 पर होता है। टी सर 20 पर होता है, और क्यू हमारा 17 पर होता है। कितने पर? 17 पर। पी को देखेंगे तो 16 पर होता है, एन हमारा 14 पर होता है, और के हमारा 11 पर होता है। बी देखेंगे 2 पर होता है, जेड मेरे भैया 26 पर होता है, और ये डब्लू हमारा 23 पर होता है। अब देख लीजिए इसके बीच में हम कैसे निकालेंगे? अंतर करके। अब देखो अंतर देखेंगे तो पहली बार में हुआ क्या है सर? माइनस का 2 हुआ है। अगली बार में क्या हुआ है मेरे भैया? माइनस का 3 हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पे तो प्लस का 2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस का 2 ही हो रहा है। ठीक है, 16 2 14, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है क्या? देखो ये 16 माइनस 2, ओहो 16 माइनस 2 हो रहा है। 16 माइनस 2 14, और 14 माइनस 3 11। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का 2 26 हो रहा है,
और ये माइनस का 3 हो रहा है आपका कितना 23। देखो 26 में से 3 जाएगा 23। लेकिन अब आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगी, कन्फ्यूज़न यहाँ पे कि सर आपने 2 में से 2 घटा के ये क्यों लिख दिया 26। देखो मेरी बात को समझो मेरे भाई, हमने कहा ये बी है, ये ए है, और इसके पहले आता है जेड, इसके पहले आता है वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, ऐसे आता है। तो हमने कहा अगर ये 2 पर है, ये 2 पर है, उल्टा क्यों लिख दिया, ये 2 पर है, ये 1 पर है, तो ये 26 पर है। अब हमने यहाँ से घटाए, मतलब उल्टी दिशा में। घटाने का मतलब क्या होता है, सीधा सा हम पीछे की ओर चलने लगते हैं। घटाने का मतलब हम पीछे की ओर चलते हैं। जैसे हमने कहा 15 में से हमें 1 घटाना है, तो 15 से 1 स्थान पीछे की ओर 14। बोलो ऐसे ही तो घटाते हैं। आप कहोगे हाँ, तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 से अगर पीछे की ओर जाऊँगा तो 2 स्थान पहला दूसरा छोड़ करके आएगा जेड, और जेड होता है 26 पर। तो इस प्रकार से आपका ये सही घटा हुआ है। तो लेकिन हमें तो ये इसमें विषम बताना था सर। विषम कैसे, -2 -3 -2 -3। लेकिन भैया यहाँ पे तो प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे विकल्प नंबर 2 में तो प्लस का 2 हो गया। इस कारण से विकल्प नंबर 2 इसका विषम उत्तर है, याद रखेंगे। और वही पूछा था कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो विकल्प नंबर जो 2 है ये समूह से संबंधित नहीं है, बाद बाकी संबंधित हैं। इस बात को याद रखेंगे। बाद बाकी में लॉजिक चल रहा था -2 -3 का, लेकिन विकल्प नंबर 2 में +2 का लॉजिक चलने के कारण अलग हो गया। अब अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और प्यारा सा क्वेश्चन श्रृंखला से है, इसको देख लेते हैं। श्रृंखला से दिया गया क्वेश्चन शानदार है। देखो 11, 4, 22, 20, 44, 100 और 500। देखो एक बात समझना है, जब भी लेटर एक बड़ा हो उसके बाद घट जाए, अगर एकदम से लेटर घट जाए, फिर बड़ा लेटर आए, फिर घट जाए, तो आपको करना क्या है मेरे दोस्त, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको इसको अल्टरनेट देख लेना है। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ करके। जैसे हमने कहा यहाँ पे देखो 11 से 22 मतलब 2 गुना हुआ है, और आगे देखोगे 22 से 1 छोड़ करके 22 दूनी 44 2 गुना हुआ है। आगे और देखोगे 44 दूनी 88, लेकिन गड़बड़ हो गई दया, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो गई। लेटर मिस है, यहाँ पे एक लेटर मिस है, आप देख लेना, इसको मैं बना देता हूँ। यहाँ पे एक लेटर मिस है जिसका नाम 88 है। देखो 88 है तभी हमारा आंसर बनेगा। कैसे, देखो मेरी बात को समझना है। जैसे हमने कहा 11, इसके बाद में क्या है 4, इसके बाद में हमने कहा 22 है, इसके बाद में क्या है 20 है, इसके बाद में क्या है 44 है, 44 के बाद में क्या है मेरे भैया 100 है, 100 के बाद में क्या है 88 है, 88 के बाद में क्या है 88 के बाद में 500 है, और 500 के बाद में क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 4 पंचे 20 यानी 5 गुना, और यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाएगा, और अल्टरनेट जब जाओगे तो ये 500 5 गुना आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद 88 से जब आप 2 गुना करोगे, 88 से 2 गुना करोगे तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लेटर आएगा। 88 से 2 गुना करने पर देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये आपको देखने में थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, तो मैं इसको एक बार अच्छे से करके बता देता हूँ। देखो ये हमने 88 रख लिया, 44 दूनी हो गया 88। अब अल्टरनेट यहाँ पे सोचते हैं, यहाँ पे कहाँ पे मेरे भैया, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 4 पंचे 20 5 गुना है, 20 पंचे 100 5 गुना है, 100 पंचे 500 5 गुना है। अब देखो इसके बाद एक छोड़ना था, मैं इस क्वेश्चन मार्क को छोड़ करके अगला लेटर चलते, लेकिन श्रृंखला ही नहीं है। अब देखो यहाँ से हो गया 44 दूनी 88, तो 88 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि 88 दूनी होता है सर 176। कितना होता है 88 दूनी होता है 100, ओहो 88, 8 दूनी 16, 44 दूनी 88, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 का 2 गुना करके देखिए कितना होता है 85 दूनी 170 होता है। अरे यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दूर अट्ठे 16, दूर अट्ठे 16 1 17, अरे यार 88 दूनी 176 ही तो होता है, मैं सही तो बता रहा था, कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो रही थी भाई। ठीक है, तो 88 दूनी 176 आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। तो अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ये भी एक शानदार सा क्वेश्चन है। दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बात को समझिए प्यारे दोस्तों, ये दर्पण के लिए एक संयोजन दे रखा है, इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो हम प्रतिबिंब बनाएंगे, एक बात याद रखना है, जो वस्तु दर्पण से जितने दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी उतने ही दूर बनता है। तो सबसे पहले दर्पण से दूर कौन है, के है। तो अगर दर्पण से दूर के है तो सबसे पहला प्रतिबिंब हमारा के का ही बनेगा उल्टा। उसके बाद में क्या है, दर्पण से दूर 3 है, तो दर्पण से दूर अगर 3 है तो इसका प्रतिबिंब भी हमारा 3 ही बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, दर्पण से दूर क्या है सर 4 है, तो दर्पण से दूर 3 बन गया, इसके बाद अब 4 का बनेगा। ठीक है, दर्पण से दूर 3 बन गया, अब 4 का बनेगा, तो पहला ऑप्शन तो सीधा गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए ये 4 उल्टा बना है तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में एट द रेट है, तो अगर ये एट द रेट बना है तो एट द रेट तो दोनों में सही है। ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका, इस प्रकार से ये एट द रेट बन गया।
एट द रेट के बाद क्या है सर, एट द रेट के बाद एम है, एट द रेट हो गया, अब बनेगा एम का प्रतिबिंब, और एम का प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, ना कि उल्टा। ये नीचे उल्टा है तो चौथा गलत हो गया सर, तीसरा एकदम सही है। मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा एकदम सही है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एम के बाद में क्या बच रहा है, ए बच रहा है, ठीक है। एम के बाद में बच रहा है ए के बाद में बच रहा है हमारा पी। तो इस प्रकार से आपका संयोजन का प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर 3 एज इट इज बना हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कैलेंडर का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, इसको देखिए। 19 जुलाई 2012 को गुरुवार था, तो 11 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है 19 जनवरी, क्या है 19 जनवरी, 19 जनवरी दिया है तो हम सर 19 जनवरी लिख देंगे, ठीक है। ठीक है 19 जनवरी लिख देंगे। सन कौन सी है, 2012 है, सन 2012 है। दिन कौन सा है, दिन मेरे भैया गुरुवार है, क्या है गुरुवार है, दिन गुरुवार है। इसके बाद में अब क्या है, इसके बाद है 11 जनवरी, 11 जनवरी। सन कौन सी है सर, सन 2018 है। कितनी है, 12 नहीं 2018 है। दिन पूछा है कौन सा होगा। तो मेरी बात को सुनना है, अच्छे से सुनना है, पहले गौर से समझो। ये क्या है, आप कहोगे सर 6 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है सर, 6 जुड़ रहा है। 6 साल का सीधा सा अंतर है, 6 साल का अंतर है। हमें पता है कि एक साल में विषम दिन कितने होते हैं, कई बार बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, भूलना बिल्कुल नहीं है। एक साल में विषम दिनों की संख्या 1। कैसे, जो नए विद्यार्थी हैं वो देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग लगाते हैं तो जो रिमाइंडर आता है 7 पंचे 35। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, हमें रिमाइंडर से। 7 पंचे 35 बचेगा 15, 7 दूनी 14, 1 बच जाएगा, और वही एक हमारा रिमाइंडर होता है जिसे हम विषम दिन कहते हैं। एक साल में एक विषम दिन आता है, तो आप मुझे ये बताओ कि 6 साल में कितने विषम दिन। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है क्या, आप कहोगे सर एक साल में एक है तो 6 साल में 6 विषम दिन, ठीक है। अब गौर से समझिए, 6 साल में 6 विषम दिन। इसके बाद जनवरी से जनवरी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलेंडर में हम 19 से 11 पर आए हैं। 19 से 11 पर आए हैं तो क्या मतलब है, 19 से 11 पर आने का सीधा सा मतलब है कि सर -7 दिन हुआ है, साल में -7 दिन हुआ है। ये तो प्लस का 6 था, ये तो प्लस का 6 था, लेकिन आगे हमें -7 जनवरी का लिखना है। एक बात और याद रखना, अभी तो हमने केवल साधारण वर्ष की बात की थी विषम दिनों में, केवल 12 से लेकर के 18 तक 6 साल हमने साधारण माने थे, क्योंकि हमने 365 ही तो लिखा था। और लीप वर्ष कितने का होता है, 366 का होता है। क्या इनमें से 2012 से 2018 के बीच कोई लीप वर्ष आता है, बताओ मुझे। क्या 2012 से 2018 के बीच लीप वर्ष आता है, आप कहोगे सर 2012 ही लीप वर्ष है। क्या लीप वर्ष 2012 में हम थे, आप कहोगे हाँ थे। लीप वर्ष 2012 में हम थे, जनवरी से फरवरी आगे बढ़ेंगे, कैलेंडर में आगे बढ़ेंगे तो लीप वर्ष का एक ये विषम दिन और 2016 का एक लीप वर्ष, बोलो 2016 का एक लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 + 1 + 1, ठीक है। 2 लीप वर्ष के हमने ले लिए। 18 12 से जाएंगे हम कहाँ पे, 12 से जाएंगे हम लोग 18 पे, तो 2 लीप वर्ष आएंगे 12 और 16। 6 साल के 6 विषम दिन हमने ले लिए, लेकिन हमने कैलेंडर में -7 दिन ये लिए, तो कुछ गड़बड़ हो रही है दया। यहाँ पे आंसर देखो, -7 ये कट जाएगा, बचेगा 1, और गुरुवार में 1 अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे शुक्रवार आना चाहिए। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं इसको एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। देखो मेरी बात को समझो, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक ना करके मैं बेसिक करने जाऊँ तो आप एक बात समझना। देखो यहाँ से तो सीधा सीधा आप इसको देख लीजिए, 19 जनवरी है ना, तो जनवरी के बचे हुए दिन, उसके बाद फरवरी के दिन इधर लिख लेते हैं, जनवरी के बाद फरवरी, इसके बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून हो जाएगा, जून के बाद जुलाई हो जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त हो जाएगा, अगस्त के बाद सितंबर हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर हो जाएगा, उसके बाद नवंबर हो जाएगा, और आगे दिसंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, हमें पता है 19 जनवरी खत्म हो चुकी, 31 दिन होते हैं, 11 ये बचे। 11 का हम सीधा 7 से भाग लगा के 4 लिख सकते हैं। फरवरी का 1 हो जाएगा, 2012 है चूँकि। मार्च का कितना हो जाएगा, मार्च का भी हमारा 3 हो जाएगा, अप्रैल का 2 हो जाएगा, मई का 3 हो जाएगा, जून का 2 हो जाएगा, जुलाई का 3 हो जाएगा, अगस्त का 3 हो जाएगा, सितंबर का 2 हो जाएगा, अक्टूबर का 3 हो जाएगा, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। ये हमने क्या किए हैं, ये हमने विषम दिन निकाले हैं मेरे दोस्त, ये मैंने विषम दिन निकाले हैं, इस बात को याद रखना। अब 2012 हमने पूरी ख़त्म कर ली, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2012 पूरी ख़त्म है। अब इनको सॉर्ट करिए, इनको सॉर्ट करिए 7 से भाग लगा के। जैसे हमने कहा 2, 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, 2 3 5 2 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 3 14, 11 3 14, तो ये भी 7 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये हो जाएगा 4 3 7 खत्म। अब बच रहा है आपका ये 1 और ये 2,
यानी कि 3 प्लस का रिमाइंडर ये बच रहा है, प्लस का 3 रिमाइंडर ये बच रहा है। इसको एक बार फिर से मैं कलर चेंज करके लिखना चाहूँगा। ये प्लस का 3 रिमाइंडर हमारा बच रहा है कहाँ से, जब हमने 2012 पूरा ख़त्म कर लिया। अब 2012 हमने पूरा ख़त्म किया, अब 18 तक जाना है। 2012 हमने ख़त्म किया, 18 तक जाना है। तो देखो 13 का एक विषम दिन, ठीक है, 14 का एक विषम दिन, 15 का एक विषम दिन, 16 का 2 विषम दिन और 17 का एक विषम दिन। 18 में जाना है केवल और केवल कहाँ तक, 11 जनवरी तक। 11 जनवरी तक जाना है तो भैया आप लिखोगे 11 को सीधा लिख लो और यहाँ से 7 से भाग लगा करके 4 लिख लो, ठीक है, इस प्रकार से। अब इन सभी को जोड़ करके, ये बेसिक है मेरे भाई, ये बेसिक है। ये 4 हमने चूंकि 11 लिखना था, 7 से भाग लगाया, रिमाइंडर कितना 4 आया। इस प्रकार से हमने ये 4 लिख लिया 11 जनवरी का। और हमने ये देखा ये 17 का था, ये 16 का था, ये 15 का, ये 14 का, ये 13 का और 12 के हमारे 3 आए थे ऑलरेडी। अब इन सभी को जोड़ करके, इन सभी को जोड़िए और 7 से भाग लगाइए। तो मैं कहूँगा 4 4 2 6 1 7, ये खत्म हो गया। उसके बाद में ये कितना बच रहा है 3, उसके बाद में 4 5 और 6, 4 5 और 6, यानी रिमाइंडर जो है वो मेरा 6 बच रहा है मेरे भाई। कितना बच रहा है, 6 बच रहा है रिमाइंडर। अब अगर रिमाइंडर 6 बच रहा है, अगर अब रिमाइंडर 6 बच रहा है तो इस गुरुवार में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। जब गुरुवार में आप 6 जोड़ोगे तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या आएगा, गुरुवार में 6 जोड़ दो तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा बुधवार, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो कहीं कहीं शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई हो जाती है जो हम पहले लगा रहे थे, लेकिन कहीं कहीं नहीं होती है। अब मैं आपको बेसिक एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएं। प्रश्न में 19 जनवरी 2012 का दिन गुरुवार दिया था, हमें निकालना था 11 जनवरी 2018 का। तो हमने कहा 19 जनवरी 2012 के दिसंबर तक अगर जाएं हम, 19 जनवरी से दिसंबर 31 तक जाएं तो वहाँ तक अगर दिन देखें तो हमने कहा जनवरी में हमारे बचे हुए दिन कितने बचे, आप कहोगे 11। सर 11 दिन बचे थे जनवरी में, 7 से भाग लगा करके हमने सीधा रिमाइंडर 4 लिख लिया था। कहाँ पे लिखा था, पहले नंबर पर। जनवरी के बचे हुए 4 दिन हमने ये लिखे थे, फरवरी का 1 लिखा था, क्यों 2012 में फरवरी 29 की होती है, ठीक है, तो 1 ये हो गया। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का 3। ये विषम दिन थे कहाँ के, जनवरी से लेकर दिसंबर 2012 तक के। जब इनको हमने छोटा किया तो ओवरऑल हमारा जो रिमाइंडर आया वो 3 आया। इसके बाद हमने कहा 2012 अभी खत्म हुआ, 13 में 1 विषम दिन, 14 में 1 विषम दिन, 15 में 1 विषम दिन, 16 में 2। क्यों, क्योंकि साल में तो नॉर्मली 365 में 1 विषम दिन आता है, लेकिन 2016 एक लीप वर्ष है तो फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन की रही होगी, तो 16 के 2 लिए। 17 का हमने 1 विषम दिन लिया और 18 में 11 जनवरी तक जाना था, तो अभी बताया था 11 जनवरी को 7 से भाग लगाकर 4 छोटा किया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इन सभी को जोड़ा और शेषफल निकाला, तो हमने कहा 4 2 6 1 7, 7 खत्म हो गया। उसके बाद 3 ये, 1 4 1 5 और 1 6, 6 रिमाइंडर ओवरऑल बचा। इस 6 रिमाइंडर को ओवरऑल हम कैलेंडर में आगे जा रहे थे तो हमने जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो हमारे प्रश्न का उत्तर बुधवार आया। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो आई होप इस प्रश्न को आप समझे होंगे, उम्मीद है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है। अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष में बोला गया है सभी जैम मक्खन है। तो जितना भी J4 जैम का पार्ट है, जितना भी J4 जैम का पार्ट है वो सारा का सारा M4 मक्खन हम बना देते हैं, ठीक है। अब बोला है कुछ निब स्याही है, कुछ निब स्याही है तो हम कुछ N4 निब कुछ N4 निब हम क्या बना देंगे। इससे पहले एक आगे की लाइन देखो इसमें बोला है सभी जैम मक्खन है, कुछ निब स्याही है। इसके पहले बोला है कुछ निब मक्खन है। अच्छा, कुछ निब जो है वो मक्खन है। अगर हम N4 निब का पार्ट यहाँ पे बनाएं, इसका कुछ पार्ट ये M4 मक्खन भी बन रहा है, कुछ निब जो है वो मक्खन हो गई। अब लेकिन यहीं पे एक और पीछे वाले कथन में कुछ निब स्याही है, कुछ निब स्याही भी हैं, कुछ निब स्याही भी हैं, तो हम कुछ निब यहाँ पे स्याही बना सकते हैं, कुछ निब हम यहाँ पे स्याही बना सकते हैं, S4 स्याही। अब देखिए, अब इसमें आते हैं निष्कर्षों पर। कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत होगा, देख लेते हैं। कुछ स्याही मक्खन है, क्या स्याही और मक्खन का संबंध है। S4 स्याही M4 मक्खन का कुछ संबंध है, आप कहोगे नहीं। देखो भैया, स्याही निब का संबंध था, स्याही मक्खन का था नहीं, तो गलत हो गया। बोलो, स्याही निब का संबंध दिया था कथन में, स्याही मक्खन का था ही नहीं, इसलिए गलत हो गया। इसके बाद बोला सभी जैम निब हैं, क्या सारे के सारे जो जैम है वो N4 निब के अंदर आ रही है। आप कहोगे निब का मक्खन से संबंध था कथन में, तो जैम का निब से था ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब सर दोनों गलत हो गए। अब जब दोनों गलत हो गए तो हम सीधा बोलेंगे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो 8 के विपरीत क्या होगा। 8 कहाँ पे है, ये है। ये देखो एक ओपन डाइस है, ओपन डाइस जिसे हम बोलते हैं खुला पासा, क्या बोलते हैं, खुला पासा बोलते हैं।
और खुला पासा का एक रूल होता है। क्या रूल होता है सर? प्रत्येक तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। जैसे हमने कहा ये जो 6 लिखा है, ये जो 6 लिखा है इसका अगला वाला छोड़ करके अगला, यानी हम 8 को अगर छोड़ दें तो अगला कौन आ रहा है इसी लाइन में? इसी लाइन में अगला आ रहा है 5, तो 6 का अपोजिट बनेगा 5। तो अगर ये 8 है तो इसका अगला कौन है? 5। इसको हम छोड़ देंगे और अगला ले लेंगे तो 7। 8 का विपरीत क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। और शेष यहाँ पे 9 का विपरीत 10 हो जाएगा। ये बची हुई लाइन के साथ बना सकते हैं, सॉरी 9 का विपरीत बता रहे हैं तो 10 बन जाएगा। लेकिन हमसे तो प्रश्न में मेरे भैया क्या पूछा है? हमसे पूछा है 8 का विपरीत। 8 का विपरीत क्या है? आप कह सकते हो 7 है। अगर 7 कह सकते हो तो विकल्प नंबर 2 में आंसर भी लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न एक और कोडिंग डिकोडिंग का प्यारा सा क्वेश्चन, इसको देखिए। बोला है RTVX। क्या बोला है सर? RT, उसके बाद में V और X। इसकी जो कोडिंग है वो है S, इसके बाद में क्या है U, इसके बाद में क्या है W, इसके बाद में है Y। आगे बोला गया है आपसे KMOQ। इसकी जो कोडिंग है वो है L, उसके बाद में N, उसके बाद में P और R। और यहाँ पे हमारी जो कोडिंग पूछी है वो हमसे पूछी है FHJL की। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? 18 है, 20 है, फिर क्या है? 22 है, फिर क्या है? 24 है। देखो 18 के बाद 19 आता है, 20 के बाद 21 आता है, 22 के बाद 23 आता है और 24 के बाद 25 आता है। मतलब हर बार में एक एक जुड़ रहा है, सीधा सीधा एक एक जुड़ रहा है। यहाँ देखिए K के बाद L, M के बाद N, O के बाद P, Q के बाद R, यानी हर अगला लेटर जुड़ रहा है। F के बाद क्या आता है? F के बाद G आता है। H के बाद क्या आता है सर? H के बाद I आता है। सर J के बाद क्या आता है? J के बाद K आता है। L के बाद क्या आता है? L के बाद M आता है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा GIKM आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो मेरे प्यारे भैया ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। क्या बोलोगे कि सर ऑप्शन नंबर जो 2 है ये हमारा सही आंसर है? अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला का। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला बोला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त कभी भी ऐसे प्रश्नों को देखकर नहीं घबराना है। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक मैं हूं ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे और हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए बोला सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में करते क्या है? हम करते हैं सर पहले लेटर का संबंध पहले लेटर से बनाते चले जाते हैं। पहले लेटर का संबंध पहले से बनाते चले जाते हैं। तो हमने कहा T 20 पर होता है, R 18 पर होता है, तो क्या हुआ सर? 2 घट गया। उसके बाद N 14 पर होता है, L 12 पर होता है, तो यहाँ भी क्या हुआ सर? 2 घट गया। तो 18 में भी 2 घटा सकते हैं 16, और 16 में भी 2 घटा सकते हैं, तो क्या बचेगा? तो आप कह सकते हो यहाँ पे 14 बचेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 16 पर जो लेटर आता है उससे इसकी शुरुआत होगी और वो लेटर P होता है। बताओ P से शुरुआत होने वाला एकमात्र विकल्प दे रखा है पेन। तो सेकंडों का ये सवाल था। देखो 20 में से 2 गया 18, 18 में 2 जाएगा तो 16 आ जाएगा, और 16 पर जो लेटर आता है वो होता है P। और अगर विकल्पों को देखें तो एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसकी शुरुआत किससे हो रही है? P से। हमें शुरुआत से मतलब है क्योंकि पहले लेटर को देख रहे थे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस प्रकार से संबंध बनाते हैं। अब देखो U का देखेंगे तो X में 3 जुड़ा है, फिर 3 जुड़ेगा, फिर 3 जुड़ेगा और फिर 3 जुड़ेगा। इसके बाद में V का क्या करेंगे? -4, फिर -4 होगा, फिर -4 होगा और फिर -4 होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर पेन आएगा। क्या आएगा? पेन। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 चाइनीज कोडिंग का एक प्यारा सा क्वेश्चन। बोला है निश्चित कोड भाषा में प्लीज्ड टू मीट को लिखा जाता है BJSCVW, मीट एंड ग्रीट को लिखा जाता है IHBJ और TF। तो बताना है मीट को कैसे लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भैया मीट मतलब मिलने से है, तो ये 1 मीट ये रहा और सर 1 मीट ये रहा, और कोडिंग किसकी ही बतानी है? सर मीट की ही बतानी है। मतलब कोडिंग जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन होगी, और कॉमन कौन मिल रहा है? देखो BJSCW IHBJ, देखो भैया कौन कौन मिल रहा है? एक बार BJ यहाँ पे मिल रहा है और एक बार BJ यहाँ पे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मीट के लिए जो कोडिंग आएगी वो BJ की आएगी। किसकी आएगी? BJ की। और BJ हमें दे रखा है विकल्प नंबर 2 में। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है। क्या है? देखो मेरी बात को समझो। चाइनीज कोडिंग में होता क्या है? केवल और केवल कॉमन लेटर ढूंढे जाते हैं। कॉमन लेटर हमने देखा, मीट यहाँ भी था, मीट यहाँ भी था, और कोडिंग किसकी पूछी है? मीट की ही। अगर मीट की ही कोडिंग पूछी है, दोनों तरफ दे रखा है, तो दोनों तरफ इसकी कोडिंग भी दी गई होगी। कोडिंग भी दी गई होगी तो BJ हमें 2 कोडिंग मिली, तो हमने कहा सीधा BJ कोडिंग सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। माताएं, महिलाएं और इंजीनियर। प्यारे दोस्तों गौर से समझना है। जो महिलाएं होती हैं कैसे मैं बताऊं कि महिलाएं क्या होती हैं? आपको अगर महिलाएं हमारी मम्मियां होती हैं तो मेरी बात को समझना है।
जो महिलाएं होती हैं उनके लिए एक हम आरेख बनाएंगे। मैंने कहा ये महिला का आरेख है और महिला में ही हमारी माता जी आती हैं। मेरा मतलब है कि मेरी मम्मी जी आती हैं, हमारी मम्मी जी, मेरा मतलब मेरी नहीं, आपकी भी मम्मी जी आती होंगी। तो हम कह सकते हैं महिला के अंतर्गत माता आती हैं। क्या आती हैं? माता आती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात समझना है, इंजीनियर के लिए क्या करें? इंजीनियर के लिए प्यारे दोस्तों हम महिला और माता दोनों का क्रॉस कराएंगे। इंजीनियर के लिए महिला और माता दोनों का क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा इंजीनियर आ जाएगा। कैसे? सर जो महिलाएं होती हैं वो इंजीनियर होती हैं? आप कहोगे हाँ सर, कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो बीटेक कर लेती हैं, महिलाओं में आती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, तो महिला इंजीनियर बनती हैं। और महिला के अंदर माताएं भी होती हैं और कई ऐसी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन जो शादीशुदा होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो भी इंजीनियरिंग की जॉब कर रही होती हैं। तो आप कह सकते हो सर जो कोडिंग होगी पहले महिला की, उसी के अंतर्गत माता, और उसका जो पार्ट होगा उसका संबंध बनेगा इंजीनियर से। तो इस प्रकार की कोडिंग जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। सर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पास 3 के विपरीत होगी? भाई 3 के विपरीत में ऐसा रामबाण ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, जीवन में निराश नहीं होना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों को देखकर कभी भी निराश मत होना। एक रामबाण ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है? सिर्फ पासे की एक निश्चित स्थिति होती है और निश्चित स्थिति ये होती है कि सर जो संख्या विपरीत पूछी जाती है वो कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। जैसे आपने पासा देखा होगा, जो पासा हम खेलते हैं लूडो वाला जब हम पासा खेलते हैं तो जैसे हमारा 6 आया और 6 के विपरीत होता क्या है? 1 होता है। उसमें कुछ भी संख्या हो सकती है, लेकिन जब हम खेलते हैं तो उसमें 6 के विपरीत 1 होता है मैक्सिमम केसेस में। तो जब वो हमारा ऊपर 6 दिखाई देता है तो उसके विपरीत यानी उल्टा क्या 1 हमें दिखाई देता है? आपको भी नहीं, वो तो धरती के अंदर छुपा हुआ होता है। ऊपर अगर 6 मेरा पासा निकल के आया तो नीचे उसकी जो संख्या होगी 1, वो धरती में अंदर छिपी हुई होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो छिप सकती हैं ना ही एक साथ दिख सकती हैं। या तो 1 छिपेगा या तो 6 छिपेगा। जो पासे की हम बात कर रहे हैं, हम खेलने वाले पासे की, उसमें अगर 6 हमारा अंक आएगा तो 1 छिप जाएगा और अगर 1 आएगा तो 6 छिप जाएगा। आसपास की संख्याओं से कोई मतलब नहीं। तो स्थिति ये बनी कि जब भी विपरीत संख्याएं पूछी जाती हैं तो उनमें होता क्या है? वो एक साथ कभी ना तो छिप सकती हैं ना ही दिख सकती हैं। तो सर क्या हमें 3 का कोड बताना है? आप कहोगे हाँ सर 3 कहाँ कहाँ है? 3 ये 3 जगह दिया गया है। तो क्या 3 के साथ दिखने वाले इसके विपरीत बनेंगे? मैंने कहा भैया जब 3 के साथ विपरीत सतह जो होंगी वो ना तो कभी दिखेंगी ना ही छिपेंगी। तो 3 का विपरीत पूछा है, 3 का विपरीत 6 बनेगा? नहीं, क्योंकि साथ में दिख रहा है। 1 बनेगा? नहीं। अब 6 भी नहीं बनेगा, 1 भी नहीं बनेगा, तो कट के 3 के साथ में मेरे भाई 5 भी दिख रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। 3 के साथ में 5 दिख रहा है, ये भी नहीं बनेगा। अब विकल्प तो 4 ही आते हैं। अब बताओ आंसर आ गया? आंसर आ गया मेरे दोस्त? आप कहोगे हाँ सर आ गया। मज़ा भी आ गया ना? मज़ा भी आ गया, इस कारण से हमारा आंसर भी आ गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मेरे प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 2 4 होगा। 3 का विपरीत पूछा था, शॉर्ट ट्रिक है, रामबाण है, साथ में कभी नहीं दिखना चाहिए। साथ में दिखने वाले नंबर कभी विपरीत होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, आज की क्लास में तो फिलहाल इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि मेरे प्यारे दोस्तों क्लास पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाली जो भी इस तरह की क्लासेस हो, प्यारी प्यारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।